अनिका, पॉलिटिकल टेम्परेचर इसमें पाकिस्तान में हाई है और ऐसे में हमें ये थ्रेट अलर्ट भी मिल गए हैं। अगर अस्करी हुकाम की जानिब से पाक फौज को हाई अलर्ट किया गया, मतलब ये कि कुछ मुसद्दिका इत्तलात हैं जिसकी बिना पर इस तरह से ये जो है फैसला कर दिया गया और इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी गई। हमने 2016 में भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने 2019 का वाक़या भी देखा। हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए ज़रियाब, सबसे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भारत बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, इंटेलिजेंस सतह के ऊपर अपने जो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग होती है उसकी सतह के ऊपर पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिलिट्री सतह के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरीके से फरवरी 2019 के अंदर मामला देखे थे, वी ऑल नो दैट, एंड देन द टी ऑफ कोर्स वाज फैंटास्टिक। तो पहले तो भारत को पैगाम के आप एक बार फिर से ये हरकत करने की जो है वो गलती ना करिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर वेरी मच अलर्ट। सारी पाकिस्तानी कौम व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस ऑफ द नेशन पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। जो पॉलिटिकल पारा हाई हो रहा है या दर्जा हरारत हाई हो रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा लेकर पाकिस्तानी अफवाज को या पाकिस्तान की दिफा को या पाकिस्तान की सरहदों को चैलेंज कर पाएंगे। भारत का हमेशा से एक बड़ा एक एजेंडा रहा है और वो ये रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान को उसका मोरद इल्जाम ठहराएं, मोरद इल्जाम ठहराने के बाद पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दे या किसी तरीके से अटैक कर दे, समहाउ द अदर। और ये बात हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है। कश्मीर के अंदर जो आज भी हालात, आज भी शहादतें जो हुई वो भी हमारे सामने है। एलओसी बहुत अरसे से, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जब पाकिस्तान के और भारत के दरमियान एलओसी के ऊपर इस तरह की कोई स्कर्मिशेस नहीं होती जो कि भारत की तरफ से हमेशा से स्टार्ट की जाती है, जो कि भारत भूल जाया करता है। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, एक तो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर फौरी तौर पर दुनिया को एक तो डोसिया की फॉर्म के अंदर जो 14 नवंबर को दिया गया डीजीआईएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश किया गया था, उसके अंदर बहुत डिटेल्ड हकायक हैं भारत के इंट्रूजन के जो पाकिस्तान में हो रहा है। इसको मजीद इसकी तरवीज की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हकायक हैं, अगर वो पाकिस्तान के पास पड़े रहते हैं या कुछ ममालिक तक जाते हैं तो फिर वो वही बात है कि संदूक के अंदर है। अब हमें जरा ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाना पड़ेगा। भारत को उसी की जबान में जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। हम सब इमीडिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए हमारा? कोई दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आज तक आपस में जंग में नहीं गई। उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है, क्योंकि अगर दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जंग करेंगी तो उस जंग को कोई नहीं जीत सकता। आप 2001 की मिसाल लीजिए, जब भारत ने फौजें पाकिस्तान की सरहद पर लाकर खड़ी कर दी थी, उसके बाद भारत पीछे हट गया। भारत इस वजह से पीछे हटा क्योंकि उसको ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। यानी भारत की फौज अगर सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आती है तो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए वो वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है वो वेपन्स क्योंकि भारत की सरजमीन पर इस्तेमाल नहीं होंगे, वो न्यूक्लियर वार तस्वुर नहीं की जाएगी, जबकि भारत की फौज भी तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या हमें भारत से ख़तरा नहीं है? देखिए, पिछले दिनों जो डोसियर जारी हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि हमें भारत से बहुत ख़तरा है। जो एसिमेट्रिक वारफेयर है कि भारत जिस तरीके से हमारी एथनिक, सेक्टेरियन, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल कर सकता है, कैसे हमें अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। तो हमें उन पर इस वक्त ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आसमा साहिबा, देखिए जी, पहले दुनिया में जब जंगें हुई ना तो उसमें जो हॉट कमोडिटी थी वो ऑयल थी, मगर अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपकी ऑयल मार्केट इज़ ऑलरेडी स्पिलिंग ओवर। एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर ऑयल का कुआं प्रोडक्शन शुरू कर दे तो वो बैकवर्ड इंजीनियरिंग पे, रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम नहीं कर सकता। अब उसका चार्म ख़त्म हो गया। अब जो वॉर्स होंगी वो आपके ट्रेड रूट्स पे होंगी, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक हार्ट के ऊपर एक ट्रेड रूट का वी आर एट द हार्ट ऑफ दिस बिग ट्रेड रूट। तो हमारे लिए सूनर और लेटर ये चीज़ टेबल होनी है सामने। इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट वेरी फार अवे। अभी पाकिस्तान के साथ अगर वो कोई ऐसा एडवेंचर कर ले तो अंदर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, दे विल बी हैविंग ऑल हेज एंड हाज अबाउट देयर कंट्री।
तो हम इस वक्त ये हमारे लिए सैडली इज नॉट द क्वेश्चन कि ये होगा या नहीं होगा, सूनर और लेटर इट विल हैपन। जब हमें अपनी डिफेंस का कि ये हमारा राइट है, हमारे दाएं बाएं मशरिक मगरिब से हमारा एक पड़ोसी हमारी लाइफ किसी ना किसी तरीके से हमारे इस फंडामेंटल राइट को मैनिपुलेट करता रहा है और टाइम एंड अगेन करता रहा है और करता चला जा रहा है। तो वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। इसमें आपकी डेमोक्रेटिक अलायंसेस और उनकी रीच आउट भी काम करेगी, लेकिन बेसिकली अमन इज आवर स्ट्रेंथ, इट वाज नॉट आवर वीकनेस। और ये बियॉन्ड द बॉर्डर ये बात क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। सऊदी अरब, यूएई समेत काफी सारे अरब देश हैं जिनके पिछले कुछ समय से इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर हुए हैं। खास तौर पर काफी सारे अरब देशों ने, जिसमें कि यूएई का नाम शामिल है, उन सब ने कतर जो है, हालांकि वो इसको अपोज कर रहा है, लेकिन बाकियों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। और भी सऊदी अरब की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी इजराइल को मान्यता दे सकता है। वैसे हम आपको बता दें, ये सारे देश इजराइल को मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये जो है, ये फलस्तीन यानी फ़लस्तीन जो है, एक्चुअली इनका सारा जो प्रॉब्लम है ये शुरू भी इन्हीं की वजह से हुआ। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने एक खुद से 2 स्टेट सोल्यूशन लाया था कि इजराइल भी एग्जिस्ट करे और फलस्तीन भी एग्जिस्ट करे, दोनों ही देश एक दूसरे के समानांतर एग्जिस्ट करे, यानी एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करे। उसको अरब वर्ल्ड ने नकार दिया था, खासतौर पे ये अरब देशों ने, क्योंकि उस वक्त इनको लगा था हम ताकतवर हैं, हम इजराइल को क्यों यहाँ पे पनपने दें, हम नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद से 1967 में जो जंग हुई इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में, उसमें इजराइल ने बहुत ज़्यादा फलस्तीन की ज़मीन कब्जा कर ली, अरब वर्ल्ड को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से लेकर अब तक इजराइल दिन ब हर दिन मजबूत होता चला गया, और अरब वर्ल्ड जो है आज इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो इजराइल का सामना कर सके। अरब वर्ल्ड को काफ़ी सारे मुद्दों पर इजराइल का समर्थन भी चाहिए, जैसे कि एक सबसे बड़ा जो एक अरब वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के बीच में करार है कि अमेरिका कभी भी मिडिल ईस्ट में किसी भी दूसरे देश को कोई भी ऐसा हथियार सप्लाई नहीं करेगा जो कि इजराइल की जो एक एज है, यानी एक मिलिट्री एज है पूरे मिडिल ईस्ट पे, उसको कम कर सके। ये वो चीज़ है जो कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में अनकंटेस्टेड चैंपियन बनाती है। और जितनी भी देश हैं मिडिल ईस्ट के, जिसमें अरब कंट्रीज भी शामिल हैं, उन सबको ये जो एक बेसिक सी चीज़ है, इसकी वजह से काफ़ी सारे अमेरिकन हथियारों तक एक्सेस ही नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल F-35 को ले लीजिए। यूएई को F-35 अमेरिका बेचने को राजी इसलिए हुआ जब यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और इजराइल ने ग्रीन लाइट दिया F-35 बेचने को। साथ ही साथ सऊदी अरब जो है वो भी इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते बना रहा है, ताकि इजराइल सऊदी अरब को भी F-35 बेचने के लिए अमेरिका को ग्रीन लाइट दे सके, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का समझौता मौजूद है, जिस समझौते की बदौलत ही इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर है मिडिल ईस्ट में। साथ ही साथ अमेरिका की ऑलमोस्ट सारी पॉलिसी जो होती हैं वो इजराइल के साथ मिलकर ही बनती है मिडिल ईस्ट के मामले में। तुर्की है या दूसरे जो देश हैं, ये देश इस बात से काफ़ी खफा भी रहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए उनको नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो अरब देश हैं वो इजराइल को इससे पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन अब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अमेरिका की हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। उनके लिए खतरा बढ़ रहा है, खासतौर पे ईरान से। तो ईरान से बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए जब आपको हथियार चाहिए, तो ऐसे में आपको इजराइल की सहमति चाहिए होगी कि अमेरिका आपको हथियार बेच सके। तो इसके लिए इजराइल की सहमति के लिए आपको इजराइल के साथ जो अपने संबंध हैं वो बनाने पड़ रहे हैं। और काफ़ी सारे जो अरब कंट्रीज हैं वो अभी फ़लस्तीन और इजराइल की ये जो राइवलरी है इसको छोड़कर इजराइल के साथ पीस सेटलमेंट चाहते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार का करार